हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 के लिए भी हेल्प करेगा और पेपर 2 के लिए भी, क्योंकि सीडीपी जो होती है वो पेपर 1 में भी सेम होती है और सीडीपी जो है पेपर 2 की, दोनों की सेम होती है। जो क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं वही पेपर 2 में भी कभी कभी रिपीट होते हैं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 के क्वेश्चन है या पेपर 2 के क्वेश्चन है। ये दोनों क्लासेस में हेल्प, यानी दोनों पेपर में हेल्प करेंगे। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 बजे जो क्लास होती है उसमें भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप 5 बजे एंड 3 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। तो इसको लास्ट तक देखना। 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन तो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। मतलब आज का जो पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को, यानी एक अध्यापिका है और क्लासरूम जो चल रही है उसमें उनको सिखाना है, तो मीनिंगफुल जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसे हो पाएगी, कैसे टीचर क्या इंप्रूवमेंट करे, किसको प्रोत्साहित करे जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो पाए। तो पहला है ऑप्शन, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को जो है सुव्यवस्थित कर पाएं, यानी जो उनकी अभिप्रेरणा है, यानी जो मोटिवेशन है, और साथ ही साथ जो सीख रहे हैं और जो उनकी फीलिंग है उनको क्या है वो एक मतलब सुव्यवस्थित कर पाएं, एक सही ढंग से उनको डायरेक्शन दे पाएं। अगला है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चे क्लासरूम में चाहे जैसे भी हों, आप उनको वर्गीकृत नामांकित नहीं करेंगे, यानी कि लेबल नहीं करेंगे कि हाँ फर्स्ट रैंक का ये बच्चा है, सेकंड रैंक का ये बच्चा है, या फिर ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, या फिर ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, या फिर ये बच्चा इस बैकग्राउंड से आया। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमको सभी बच्चे को इंक्लूड करना है, वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो। ठीक है, तो बच्चा अगर वीक भी है पढ़ने में, मान लीजिए बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है पढ़ने में, थोड़ा सा वीक है, तो आप अपने अंदर रखिए कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन ये नहीं क्लासरूम में आप उसको लेवल करोगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ना तो आपको वर्गीकृत करना है, ना तो नामांकित करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चे जो कुछ करना भी चाहेंगे वो भी वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य में जो है करने में सशक्त होंगे, यानी बहु परिप्रेक्ष्य जो होता है वो करने में सशक्त होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, क्योंकि क्लासरूम में अगर आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, परिचर्चाएं कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, बच्चे प्रोत्साहित होंगे। जो बच्चा नहीं भी इंटरेस्ट ले रहा होगा वो भी इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको मतलब ऐसी एक्टिविटी करानी कि जिसमें वो इंटरेस्ट ले पाए। तो बच्चे छोटे हैं तो उनको क्या संवाद करना, क्लासरूम में डिस्कशन करना, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन तो सही है। 4 है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, यानी कि क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, उनके सीखने की जो क्षमता होगी, जो उनके सीखने की एबिलिटी है वो भी 30 प्रकार की होगी। ये तो नहीं कि 30 बच्चे फर्स्ट बार में ही सारा जो आपने पढ़ाया है वो सीख लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उसमें 5 बच्चे अच्छे से पहली बार में सीख जाएं, बाकी बच्चे ना सीख पाए हों, बाकी बच्चे सेकंड बार में सीखे या फिर थोड़ा बहुत आपसे पूछ पूछ के सीखे। तो सबके पूछने की और सबके सीखने के जो तरीके होते हैं, जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन इसमें बात ये कह देगी कि विविधता की आप अपेक्षा कर देंगे और जो मानकीकृत जो पाठ्यक्रम है उसको क्या करेंगे, आप अपना लेंगे, यानी सभी के लिए क्या है, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। जो बच्चा देख के नहीं समझ पा रहा है उसके लिए भी एक जैसा रूल, जो बच्चा सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी एक जैसा रूल। तो ऐसा आपको क्लासरूम में नहीं करना है। हमको बच्चे की नीड के अनुसार उसकी हेल्प करनी है, उसके नीड के अनुसार उसको प्रोग्रेस करवाना है। तो ये आपका फर्स्ट सही है एंड आपका थर्ड सही है। आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत है एंड आपका 4 ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा। फर्स्ट एंड
थर्ड आपका सेल मतलब थर्ड ही ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बच्चे को नामांकित यानी विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, इंक्लूड करना है। ये नहीं कि सभी के लिए एक जैसा ही पाठ्यक्रम आप बना देंगे, मानक विधि का प्रयोग करेंगे कि सभी के लिए एक ही रूल है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब नहीं लास्ट में लिख दिया जा रहा है और क्वेश्चन गलत हो रहा है। बहुत लोगों के एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हम लोग का एक माइंड सेट बन चुका होता है कि हमको पॉजिटिव आंसर देखना है। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, पॉजिटिव ही आंसर चाहिए होगा, लेकिन लास्ट में अब नहीं लिख दिया जाता है तो निगेटिव क्वेश्चन बच जाता है और जिसका हमको निगेटिव आंसर देना होता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं स्टार्टिंग में आपको लगता है पॉजिटिव है। ठीक है, आप थोड़ी सी लाइन पढ़ेंगे आपको लगेगा क्वेश्चन पॉजिटिव, आप आंसर क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब बाद में देखेंगे कि लास्ट में नहीं लिखा हुआ है तो आंसर चेंज होगा। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए, जहाँ पे इतनी ज्यादा रिसोर्स नहीं है, जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं दी गई हैं बच्चों को, तो ऐसी पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए हुए हैं आपके क्लासरूम में उनको संबोधित करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो पहला है विद्यार्थियों को जो है संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त जो है शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। तो ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे क्या वंचित पृष्ठभूमि से हैं, तो आपने पहले संतुलित जो है चुनौतीपूर्ण लक्ष्य जो हुए वो अभिप्रेरित करोगे, उनके लिए मोटिवेशन दोगे बच्चों को, साथ ही साथ जो शिक्षण जो सहायता उपलब्ध कराना यानी उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, उनको सपोर्ट भी आप करोगे। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। अगला है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी सही है, अगर क्लासरूम में आप समूह बना रहे हो तो जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, जिनकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं रही, उनके हिसाब से नहीं रही, तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, फ्रेंड बनाएंगे। जो जब दोस्त बनेंगे क्लासरूम में तो वो और आने के लिए इच्छुक होंगे कि हमको स्कूल जाना, मेरे फ्रेंड बने हुए हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, कुछ समूह में बच्चे सीखेंगे तो बेहतर सीखेंगे, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से वो सीखेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे का समर्थन भी करेंगे। तो बच्चों में जो हीनता की भावना है, ये नीची कास्ट का बच्चा है या फिर ये पिछड़ा वर्ग का बच्चा है या मतलब ये वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, तो ऐसी उनमें धीरे धीरे भावनाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। वो भी बच्चे जो है वो भी सबको एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो निगेटिव पूछा, तुमको निगेटिव आंसर देना है। थर्ड है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके जो सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना है। यानी कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, उन पे क्या करेंगे, आप बातचीत करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उनसे कहेंगे कि उनकी चुनौतियों का सामना करो, ये नहीं कि आप पीछे भाग जाओ। ठीक है, तो ये भी तो आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको क्या करना, बच्चे को मोटिवेट करना है अगर बच्चा कहीं पे भी थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर रहा है। 4 है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ये कहना आपका गलत होगा, क्योंकि बच्चे हैं, जैसे भी बच्चे आए हुए हैं आपको इंक्लूड करना है। आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप ट्यूशन लो, हो सकता है ट्यूशन के वो पेमेंट ना कर पाए, इतने उनके पास रिसोर्स ना हो, इतने उनके पास पैसे ना हो कि वो ट्यूशन जो है अफोर्ड कर पाए, तो आप उनको ये सलाह नहीं देंगे कि आप ट्यूशन करिए। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही प्रभावशाली पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे को आप ये नहीं कहेंगे कि आप ट्यूशन पढ़िए जिससे कि आप बच जाएं, आप बच्चों को आपको बच्चे पे ध्यान ना देना पड़े, ऐसा आपको नहीं करना। बच्चा जैसा भी है आपको इंक्लूड करना है, धीरे धीरे करके उसमें सुधार हो जाएगा और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर लेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बात कही गई है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश डैश है। तो पहला का कोई जो है आपसे संबंध नहीं है, यानी अगर आपका जो स्वास्थ्य है और आपके जो इमोशन है, यानी कि जो आपकी हेल्थ है और आपके जो इमोशन है उनका कोई संबंध नहीं है, या फिर
की भूमिका जो है मतलब नगण्य है, या फिर का कोई प्रभाव नहीं होता है, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चों के जो लर्निंग हो रही है, यानी बच्चे की जो अधिगम हो रही है, जो बच्चे की लर्निंग हो रही है, उसमें हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, और साथ ही साथ आपके संवेग भी। मान लीजिए किसी दिन आप फिजिकली फिट नहीं हो, आपके पेन हो रही है, तो क्या आपकी लर्निंग उस दिन बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और जिस दिन आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर नहीं हो अपने इमोशनल के प्रति, तो आप किसी दिन अगर आपको आपके इमोशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप परेशान हो, ठीक है, तो उस दिन भी आपकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी। मान लीजिए अगर आपके इमोशन किसी वजह से आप परेशान हो, कुछ आपको दर्द है, तो क्या आपकी लर्निंग उस दिन बेहतर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जो लर्निंग होती है, लर्निंग में आपकी हेल्थ और साथ ही साथ आपके संवेग, यानी कि जो आपके इमोशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी? इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बात कही गई है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो इसमें बात कही गई प्रभावशाली जो प्रभावशाली जो लर्निंग है, उसमें डैश क्या वातावरण की रचना करनी चाहिए, मतलब कैसा वातावरण हो जो लर्निंग है वो प्रभावशाली हो पाए। ठीक है, तो भयावह या सुसाध्य होगा, या फिर प्रतिस्पर्धक सुसाध्य होगा, या फिर सहयोगी प्रतिस्पर्धक होगा, या फिर प्रतिस्पर्धक और आपका सहयोगी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि कक्षा में जो है प्रभावशाली अधिगम के लिए, यानी अगर आप चाहते हो लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल बन पाए, लर्निंग जो है वो अच्छी बन पाए, तो आप क्या करेंगे, सहयोगिक यानी कि जो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है आप उसको बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ जो है इसमें बात कही गई बजाय, यानी कि आप प्रतिस्पर्धा के बजाय वातावरण के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सहयोग को ज़्यादा अहमियत देंगे, प्रतिस्पर्धा को नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बजाय लिखा हुआ यानी कि किसको आपको नहीं करना है, तो आपको क्लासरूम में प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, वो करवाना क्या है, सहयोग जो है लर्निंग करवानी है, यानी सहयोगिक लर्निंग करवानी है आपको, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं करवानी है। ठीक है, क्योंकि क्या है, क्लासरूम में अगर आप प्रतिस्पर्धा करवाएंगे तो हर बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन ही करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करवाना है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, यानी कि कौन सा इसमें उदाहरण जो है, एक एग्जाम्पल है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए जो मोटिवेशन करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो पहला है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, तो इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो प्रभावशाली बनेगी। या फिर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, तो बच्चे अगर प्रतियोगिताओं के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध करा रहे हो तो उनकी लर्निंग अच्छी होगी। या फिर पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। या फिर सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए, यानी कि आप क्या करेंगे, काम कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे सीखें या ना सीखें, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपका फर्स्ट है जो ये मतलब वे कार्य देना चाहिए जो बहुत सरल होंगे, तो बच्चे उसमें कुछ सीखेंगे ही नहीं, जो इजी इजी है वो कर लेंगे, लेकिन जब टफ आएगा तब वो क्या करेंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। प्रतियोगिता भी क्लासरूम में कभी कभी करवानी है, बट इसमें बात कही गई के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, यानी हमेशा क्लासरूम में प्रतियोगिता पॉसिबल नहीं है। आंसर जो आपका सबसे बेस्ट है वो थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि क्या है, आपको टाइम टाइम क्या देना है, बच्चे को इसके फोल्डिंग देना है। ठीक है, इसके फोल्डिंग जो है क्या प्रमोट करवानी है, जिससे क्या होगा, बच्चे जब नए कौशल सीख रहे होंगे, यानी विशेषकर जब बच्चे नए कौशल नई एक्टिविटी कर रहे होंगे तो उसमें उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, न्यू स्किल जो अगर वो सीख रहे हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। तो क्या करना है, टाइम पे मतलब टाइम टू टाइम आपको इसके फोल्डिंग देनी है, जहाँ पे बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो अगर जहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर आप उसको इसके फोल्डिंग दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे उसका ग्रो जो हो जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लर्निंग जो है अगर आप उसको उसके फोल्डिंग दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी लर्निंग जो है प्रभावशाली बनेगी। अगला है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनके अन्वेषण की जो है लालसा होती है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है वो नहीं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है कि बच्चे के अगर आसपास कोई घटना हुई है, अगर बच्चे को पता चला है
तो थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, वो थोड़ी बहुत खुद से भी उसकी खोज करने की कोशिश कर रहा होता है कि हाँ इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हो रहा होता है कि हाँ हमको पता चले एटलीस्ट इस घटना में क्या हुआ था, कैसे क्या प्रोसेस रहा था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। लेकिन बात जो कही गई बच्चे के चिंतन के विषय में, यानी बच्चा जो है वो तर्क वितर्क ना कर पाए, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है किसमें, तो इसमें ये बात कही कौन सा जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही है, लेकिन हमको निगेटिव आंसर देना है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये भी बात सही है कि बच्चे क्या जन्म से ही वो मतलब क्यूरियस होते हैं कि वो आसपास यानी क्या एक्टिविटी हो रही है, कि मेरे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं, कैसे बनती, कब बनती, कहाँ से बनती है, बहुत सारे सवाल जो उनके अंदर होते हैं, तो वो जिज्ञासु होते हैं बचपन से ही। ठीक है, अगला है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं वो घटनाएं सुनते हैं, आसपास कोई भी अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी एक अपनी समझ बनाते हैं। मान लीजिए अगर उनको पता भी चल गया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उस अनुभव के साथ साथ अपनी एक समझ बना रहे होते हैं कि ये घटना के दौरान ऐसे ऐसे भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। बच्चे जो हैं सेकंड में जो कहा गया था बच्चे जिज्ञासु होते हैं, तो बच्चे जिज्ञासु सभी होते हैं, लेकिन क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे परिवार अगर अच्छा नहीं है तो उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि उनको इतने अच्छे रिसोर्स नहीं दिए जा रहे होते, हमेशा उनको दबाया जा रहा होता है। तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा उनकी जो जिज्ञासाएं हैं तो इस वजह से वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ठीक है, लेकिन हर बच्चे में क्या जिज्ञासा होती है बचपन से ही। आपका ऑप्शन जो 4 है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। ठीक है, और अध्यापक की मूल भूमिका उनकी जानकारी उपलब्ध कराना है, तो ये आपका कहना गलत होगा, लेकिन निगेटिव का निगेटिव ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे खुद से नहीं सोच सकते, वो सोच समझ सकते हैं, लेकिन क्या है बस थोड़ा सा उनको गाइड करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि बच्चे मतलब खुद से कुछ सोच समझ नहीं सकते, टीचर जो है वो उनकी भूमिका अदा करेगा, यानी टीचर उनको उपलब्ध कराएगा। तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी तो सही थे, लेकिन हमको निगेटिव आंसर देना था, तो निगेटिव का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है, अधिगम एक डैश और मतलब डैश प्रक्रिया है, यानी कि सरल है, व्यक्तिगत है, या फिर जटिल है, निष्क्रिय है, या फिर जटिल और सक्रिय है, या फिर सरल और रेखीय है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसमें आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि लर्निंग जो है वो जटिल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है और आपका एक्टिव है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लर्निंग जो है वो इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि बहुत सारे टास्क आपको टफ मिलते हैं, थोड़ा सा इजी मिलते हैं। और साथ ही साथ सक्रिय यानी मतलब एक्टिव है, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसकी धीरे धीरे लर्निंग जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जटिल है, निष्क्रिय नहीं होगी, अगर निष्क्रिय ही बच्चा रहेगा तो वो सीखेगा कब, ये भी आपका नहीं होगा। व्यक्तिगत भी नहीं होता है और सरल भी नहीं होता है। रेखिक एक सीक्वेंस में भी नहीं हो रहा होता है, कभी आप कुछ थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे, ये जो है वर्तुलाकार में आपकी लर्निंग हो रही होती है, कभी आप थोड़ा ज़्यादा सीख सकते हैं, कभी थोड़ा कम सीखेंगे, और जो सीखेंगे उसका पिछला अनुभव भी उसमें आप इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, यानी पिछले जो अनुभव हैं आपके वो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे, उसकी भी मतलब उसकी भी हेल्प लेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बात कही गई है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश डैश चाहिए, यानी कि अपनी जो क्लासरूम है उसको अर्थपूर्ण बनाना है, यानी मीनिंगफुल बनाना है। तो एक टीचर जो है अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई विविधता को क्या करेगी, समझाना है, उनकी अनदेखा करना होगा, या फिर टाल देना होगा, या फिर उपेक्षा करनी होगी। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समझाना, यानी क्या है, अंडरस्टैंड करना है बच्चों को, क्योंकि तभी जाके जो लर्निंग है वो अर्थपूर्ण बन पाएगी। अगर मान लीजिए आप बच्चे के इन्वायरमेंट को भी महत्व नहीं दे रहे हो, उसका जो कल्चर है उसको महत्व नहीं दे रहे हो, उसका जो धर्म है, उसकी जो लैंग्वेज है, अगर इन सब बातों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल नहीं बन पाएगी, वो अर्थपूर्ण जो लर्निंग है वो नहीं हो पाएगी, और वो लर्निंग जो है वो सुसाध्य भी नहीं बनेगी, यानी कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको क्या है, बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उस पर भी अहमियत देनी है, बच्चे का जो मतलब कैसा उसका कल्चर रहा है ये भी देखना है।
बच्चे का कौन सा धर्म है, धर्म पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसके धर्म के अनुसार ही हमको थोड़ा बहुत इंक्लूड करना होगा। और उसकी लैंग्वेज क्या रही है, इन सभी बातों पे हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मतलब डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रही हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को मतलब जो बच्चे हैं उनकी जरूरतों के अनुसार, ठीक है, उसमें क्या कर रही, परिवर्तन ला रही हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, या फिर व्यवहारवादी है, या फिर अध्यापक केंद्रित है, या फिर प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 4 ऑप्शन सही होगा, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी ध्यान दे रही है और साथ ही साथ उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन भी ला रही है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बात कही गई है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। यानी अगर मान लीजिए बच्चे जो हैं वो विद्यालय में असफल हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिकता जो है पैदाइश कमियां हैं और इन्हें जो है विद्यालय से निकाल देना चाहिए। यानी अगर बच्चे जो प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि बच्चे की हेरिडिटी में ही प्रॉब्लम है। बच्चे जो है मतलब पैदाइशी ही वीक है, वो सीख ही नहीं पाएंगे, तो क्या करोगे आप, उनको बाहर कर दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, हर बच्चे की हेरिडिटी थोड़ा वीक होती है, थोड़ा सा स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया जाता है, माहौल अगर आप स्कूल का बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो हेरिडिटी अगर बहुत अच्छी नहीं भी थी तब भी बच्चा ग्रो करेगा। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। अगला है यानी असफलता का रीजन आप हेरिडिटी को नहीं दे सकते 100%। अगला है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का समर्थ नहीं है। तो ये भी कहना गलत होगा। जरूरी नहीं जिसके पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं होते, बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, और जिसके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उसके बच्चे इतना ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी कहना आपका गलत हो जाएगा कि बच्चे के जो लर्निंग हो रही है उस पर अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स सभी के ध्यान दे रहे होते हैं। थोड़ा सा जो हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो मतलब जिनके पेरेंट्स इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा बच्चे पे कम ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि बच्चे जो हैं उनका ग्रो अगर नहीं हो पा रहा है, तो पूरी तरह से जो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगला है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये भी कहना गलत होगा कि जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं, तो क्या वो सीख नहीं सकते, उनमें सीखने की क्षमता नहीं होती है? तो ऐसा भी आपका कहना गलत होगा। आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में जो है समर्थ नहीं रहा। तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए विद्यालय में सफलता नहीं मिली है बच्चे को, तो आप ये सोचेंगे कि बच्चे की जो इच्छाएं थी, बच्चे की जो रुचि थी, बच्चे का जो इंटरेस्ट था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मान लीजिए बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था और आप पढ़ाते जा रहे थे, लेक्चर देते जा रहे थे, तो बच्चा कहाँ से सीख जाएगा? हो सकता है उसको देख के समझ में आ रहा हो, कुछ एक्टिविटी करा के समझ में आ रहा हो। तो अध्यापक यानी बच्चे की अगर सफलता नहीं हो पा रही है, तो विद्यालय जो है इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को रुचियों की पूर्ति करने में जो है असमर्थ रहा है, वो समर्थ नहीं रहा। उसने जो है बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, बच्चे की रुचियों पर ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड मतलब जो फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है, ये ऑप्शन आपके सही है, लेकिन बात कही गई थी असफल होने की, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, बाकी आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बात कही गई है समूह एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, यानी जो समूह में एक दूसरे को अगर बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? पहला है क्वेश्चन नंबर 11 जो है फर्स्ट, इसमें है बच्चों का ध्यान जो है भंग हो सकता है और या
एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है बच्चे को क्या करना है, हमको लर्निंग करवानी है, तो ग्रुप में लर्निंग करवानी है। आपके वाइगोस्की भी कहते हैं कि हमको क्या ग्रुप लर्निंग करवानी है, जिससे बेहतर सीखेंगे बच्चे। आपका एनसीएफ भी इसी पे जोड़ देता है, तो ये तो कहना गलत होगा कि बच्चे का दिमाग भंग होगा, बल्कि बच्चा और उसमें एक्टिव रहेगा, और जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा उसके सारे सेंस इन्वॉल्व होंगे, वो बेहतर सीखेगा। ठीक है, अगला है सेकंड, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में जो है विघटन यानी रुकावट पैदा करती है। तो ये भी कहना गलत होगा कि अगर बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा होगी, ऐसा नहीं, बल्कि क्या होगा, सहयोग बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, और जो लर्निंग है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि और अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा होगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर जो है आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चे जो हैं स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का जो है मतलब आक्षेप कर सकते हैं, यानी उस पर ध्यान देंगे, उस पर तर्क वितर्क करेंगे। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे। जब ग्रुप में सीखेंगे तो बच्चे बेहतर सीख रहे होते हैं। ठीक है, और उनकी जो लर्निंग हो रही होती है वो स्थायी रूप से हो रही होती है, उनके दिमाग में बातें सेट हो रही होती हैं, वो ध्यान दे रहे होते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है, या फिर ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये वर्क ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो बहुत कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अगर बच्चे ग्रुप में सीख रहे होते हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज भी वो सीख रहे होते हैं, एक दूसरे का जो कल्चर है वो भी ध्यान दे रहे होते हैं। तो लर्निंग के साथ साथ वो बहुत कुछ नई बातें भी सीख रहे होते हैं। फोर जो है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होती है, यानी भ्रांतियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं जो कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करेगी। तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अगर वो ग्रुप में सीख रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो एक दूसरे से डाउट क्लियर कर लेंगे या फिर टीचर की हेल्प ले लेंगे। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन बेस्ट है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं, यानी 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बात कही गई है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है। प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है, या फिर मतलब विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, या फिर की बहुत कम भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय कारक है, क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो परिवार से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो विद्यालय होता है वो सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार में, सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में, फिर घर के सारे सदस्य के संपर्क में आता है। ठीक है, उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो उसके फ्रेंड बनते हैं, फ्रेंड सर्कल हुआ, फिर उसके जो क्या रिलेशन वाले हैं उनके रिश्ते मतलब उनके जो कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वो विद्यालय जाता है। तो जो विद्यालय हो जाता है वो आपका सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत चला जाता है। आपका जो परिवार है वो हमेशा फर्स्ट एजेंसी रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। परिवार के साथ अगर पास पड़ोस दिया है तो वो आपका जो है प्राइमरी में चला जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट एजेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर विद्यालय जो है वो भी अगर फैमिली के साथ दिया है तो आपका फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत चला जाएगा, यानी परिवार के साथ जो भी इंक्लूड होगा वो उसके साथ जो है फर्स्ट एजेंसी में हो जाएगा। लेकिन जो अगर मान लीजिए परिवार अलग दिया है और बाकी कुछ अलग दिया है तो परिवार हमेशा फर्स्ट एजेंसी रहेगा, कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकता। और विद्यालय है, आपके जो मार्केट है, अनौपचारिक जो क्रियाएं होती वो सारा कुछ है आपका सेकेंडरी रहता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय जो है सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंसी होगा। बच्चा जो है घर के बाद सबसे ज्यादा जो समय बिताना बिताना शुरू कर देता है वो विद्यालय ही होता है। तो विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसे लोग हैं, वहाँ के टीचर कैसे हैं, कैसा वहाँ का बैकग्राउंड रहा है, सब कुछ मैटर कर रहा होता है बच्चे की लर्निंग पे। ठीक है, यानी बच्चे का सोशलाइजेशन भी वैसा ही होगा। आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास, अगर जो स्कूल अच्छे होते हैं तो वहाँ के बच्चे भी अच्छे होते हैं, उनका तौर तरीका अच्छा होगा, बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा। और जहाँ के स्कूल बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ का मतलब मान लीजिए जो कल्चर है या फिर जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो बच्चे का इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे की जो लर्निंग है वो बेहतर नहीं होगी, साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा होगा। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी सोशलाइजेशन में विद्यालय की बहुत भूमिका होती है। बच्चा जो घर घर के बाद जो है ज्यादा समय विद्यालय में ही बिताना स्टार्ट करता है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यानी सोशलाइजेशन जो है विद्यालय सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि जो मतलब बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो इसमें आपके हार्वर्ड गार्डनर है, या फिर आपके हैं कोहलबर्ग, या फिर जीन पियाजे हैं, या फिर लेव वाइगोस्की हैं।
तो बात जो कही जा रही है इसमें आपकी कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि जो बच्चे के चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं, तो आपका जीन पियाजे हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे जो है ये मानते थे कि बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे का जो चिंतन है वो वयस्क की अपेक्षा अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो ये नहीं है कि आप कह सकते मतलब सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा भी सोच रहा है और बच्चा भी थिंकिंग कर रहा है, बच्चा भी अपना दिमाग लगा रहा हो, जो वयस्क होते हैं वो भी अपना दिमाग लगा रहे हो। तो बस क्या होता है अपने अपने लेवल पे, यानी बच्चा जो है अपना खिलौने के बारे में सोच रहा है और जो बड़े लोग हैं वो मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि हाँ आपको ये कंप्लीट करना है, ये वर्क मेरा रहेगा या फिर ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। तो हर बच्चा हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से सोच रहा होता है, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि जो बच्चे हैं वो मतलब ये आप कहना गलत होगा कि जो बच्चे हैं वो आपसे 250 ग्राम ज़्यादा सोच रहे हैं, ये तो नहीं पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम बच्चों से इतने ग्राम ज़्यादा सोच पा रहे हैं या फिर बच्चे जो है इतना कम उनकी थिंकिंग चल रही, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी अपना मतलब तर्क वितर्क कर रहे होते हैं अपने लेवल पे, और आज साथ ही साथ जो बड़े वयस्क बच्चे हैं वो भी अपने लेवल पे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं। बस फर्क क्या होता है, लेवल चेंज होता है। बच्चे छोटे हैं तो खिलौने के बारे में सोच रहे हैं, उनको भूख लगी है उसके बारे में सोच रहे हैं, और जो छोटे थोड़ा सा बड़े बच्चे वो खेल के बारे में सोच रहे हैं कि हमको अपने अपने फ्रेंड के साथ कैसे खेलना है। जो थोड़ा सा और बड़े जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हमको ये काम करना है वो काम करना है। तो हर बच्चा हर व्यक्ति सोच समझ रहा होता है, बस क्या होता है उसका लेवल चेंज होता है जीन पियाजे के अनुसार। तो इसमें आपका जीन पियाजे हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं। तो गुणात्मक यानी क्वांटिटी मतलब क्वालिटेटिव में जो क्या परिवर्तन होता है, बाकी क्वांटिटी में जो कोई चेंजमेंट नहीं होता। ये आप नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वयस्कों से 250 ग्राम कम सोच पा रहा है, 50 ग्राम कम सोच पा रहा है, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, विद्या मतलब विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है इसमें, विकास जो है सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनः मतलब पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप आनुवांशिक यानी हेरिडिटी से पूरा फिक्स नहीं कर सकते कि बच्चा किस क्षेत्र में करेगा ग्रो। क्योंकि हेरिडिटी से आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए हेरिडिटी अच्छी है बच्चे की, तो बचपन में उसको किसी मतलब मान लीजिए बचपन में उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर डांसिंग में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि बच्चा डांस के क्षेत्र में बेहतर करेगा। लेकिन हो सकता है उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, उसको बाद में इतने अच्छे रिसोर्स ना दिए जा रहे हो तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे, हो सकता है उसको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट होने लगे। तो ये कहना यानी पूरी तरह फिक्स नहीं होता है, बट हाँ हम हेरिडिटी के अनुसार बच्चे की जो मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी एक्टिविटी के अनुसार हम ये थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। अगला है, विकास एक सरल और एक द्वि जो है प्रक्रिया है। तो ये मतलब द्वितीय प्रक्रिया है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि विकास एक सरल, क्योंकि विकास एक सरल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स है। यानी इसमें क्या होता है वर्तुलाकार जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है। कभी कभी आप पीछे भी थोड़ा बढ़ोगे फिर आगे ग्रो करोगे, ये नहीं कि आप सीधे जो है ग्रो ही करते जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है थर्ड सही होगा, यानी कि बच्चों के विकास में जो है बहुत बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, तभी जाके बच्चे का ग्रो हो पाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार में सभी बच्चों का जो है विकास एक ही क्रम और जो है मतलब सुनिश्चित समय से होता है। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि जो संसार में सभी बच्चे का विकास है वो एक समय से तो होता है लेकिन सुनिश्चित नहीं होता। यानी कि मान लीजिए स्टेजेस तो वही होती हैं, पहले बच्चा इन्फेंसी में जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लिटिल चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा। लेकिन जो सभी संसार के बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी को बहुत अच्छे से केयर की जा रही है बचपन में, तो वो हो सकता है दूसरा बच्चा 11 महीने में चलना सीख रहा हो, लेकिन दूसरा बच्चा जो बहुत अच्छा उसका ध्यान दिया जा रहा है वो 10 ही महीने में खड़े होना सीख जाए। तो ये कहना गलत होगा कि सभी बच्चे एक ही मतलब सुनिश्चित होता है सही समय पर ही ग्रो करेंगे, तो ये कहना गलत है। अगर मान लीजिए जिसकी केयर बहुत अच्छे से की जा रही तो कम टाइम में मतलब अच्छा ग्रो कर जाएगा। इसमें आपका आंसर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जो है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का जो है प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है, यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था है यानी मिडिल चाइल्डहुड जो है उसमें
इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, या फिर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि जो है प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि तर्क संगत जो है विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, क्योंकि बच्चा जो है मिडिल चाइल्डहुड में है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे में तर्क वितर्क स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तर्क वितर्क को कब कर पा रहा होगा? जो चीजें उसके सामने होंगी। ठीक है, इसकी स्टेज जो उन्होंने बताई थी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चे के सामने जो प्रेजेंट है, बच्चे के सामने जो भी वस्तु रखी हुई जो उसको देख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उसी के बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा जब 11 से साल से बड़ा होता है, यानी 11 से 15, 11 जब क्रॉस कर जाता है, तो उसके सामने जो वस्तुएं नहीं भी हैं वो उनके बारे में भी तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है क्या एक्टिविटी करेंगे? इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज जो है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है, उसमें कौन सी एक विशेषता है? तो पहला है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में जो सक्षम नहीं है, या फिर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में सामर्थ्य हैं, या फिर केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट यानी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे जो होते हैं निगमनात्मक तर्क, यानी कि जो उनके सामने नहीं भी है वो भी वो तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कल्पनाएं करना, इमेजिन करना वो स्टार्ट कर देते हैं, वो सोचना समझना शुरू कर देते हैं जो वस्तुएं उनके पास भी नहीं है। अगर उनको किसी मतलब घटना के बारे में पता चला है तो तर्क वितर्क करेंगे कि हाँ वो घटना अच्छा ऐसे ना होकर के ऐसे हुई होगी, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे हुई होगी, तो वो अपना उसमें क्या है तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं जो उनके सामने नहीं भी है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक जो है प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से जो है धन्यात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो बच्चा कौन सी स्टेज पे है? जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने क्या दिया, 3 स्तर बताए और 6 चरण दिए। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी हम ये समझते हैं कि 6 चरण है, मतलब 6 स्तर दिए और 3 चरण दिए, तो ये भी कभी कभी पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला इसमें यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत है, या फिर दंड और आज्ञा पालन। तो दंड और आज्ञा पालन की तो यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ठीक है, और आपका है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि बात जो है समाज के बारे में ही की जा रही है, यानी सामाजिक प्रणाली को जो है सक्रियता पूर्वक बनाए रखना। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चा कौन सी स्टेज पे है? बच्चा है सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं जो रूल हैं वो जो है फॉलो होने चाहिए, नहीं तो समाज की जो अर्थव्यवस्था है या फिर समाज के जो नियम कायदे कानून है उनका उल्लंघन होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बाल्यावस्था की अवधि में विकास, यानी जो बाल्यावस्था होता है यानी चाइल्डहुड जो है उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा? पहला है में केवल परिणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है, या फिर धीमी गति से होता है जो उसे मापा नहीं जा सकता, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी कि जो बाल्यावस्था में विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उस साथ ही साथ एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बहुस्तरीय यानी उनका क्या होता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा था, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा था, लोगों से भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं तो हर बच्चे से मिलने की कोशिश करते हैं, हर लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, कभी खेलने की कोशिश करेंगे, मतलब खेलने की
तो बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, तो बहुत सारे फ्रेंड बना लेते हैं। तो क्या होता है, सभी से वो इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि सभी से हम बहुत सारी बातें भी करें। तो उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सभी पक्ष में हो रहा होता है, यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, उनका फिजिकली डेवलपमेंट भी, यानी शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन मतलब ग्रो हो रहा होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें आपका फर्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति जो है समान समझ पर पहुंचते हैं। तो ये आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र नहीं कहलाएगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि में कार्य करते हैं। तो ये भी, यानी वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि में काम करते हैं। तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि विधि मतलब निर्धारित नहीं रहती, बच्चे को जहाँ पे दिक्कत हो रही है वो वहाँ पे हेल्प ले रहा है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो सिंपल सी बात है, आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बात जो कही गई, यानी कि मान लीजिए बच्चे को कहीं पे दिक्कत है, तो उससे जो ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, आप वो उससे राय ले रहा है, उससे सलाह ले रहा है, उससे हेल्प ले रहा है, उसकी जो संभावना है कि कहाँ तक वो ग्रो कर पाएगा, वो वहां तक ग्रो कर लेगा। उसको दिक्कत जो आ रही है, मतलब मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि ये आपका ZPD है, ये आप यहाँ पे हो, ठीक है, और ये आपका ZPD है। आपकी संभावना थी कि आप खुद से इतना ग्रो कर जाओगे। मान लीजिए आप सीटेट को लीजिए, आपने सीटेट में देखा कि सीडीपी में मेरे क्या है, आपने जब सीडीपी का पेपर सॉल्व किया तो आपके आ रहे थे नंबर 20, या फिर आप मान लीजिए 20 आ रहे थे आपके, ठीक है। फिर आपका जो संभावना थी कि आप ला सकते हो 30 ऑफ 30, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प चाहिए थी। वो आप बुक से भी हेल्प ले सकते थे, कोई टीचर से भी हेल्प ले सकते थे, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते थे, ऑफलाइन कोचिंग, मतलब आपको हेल्प चाहिए किसी की, तभी जाके आप 30 ऑफ 30 ला सकते हो, क्योंकि आपकी संभावना है। आप क्योंकि 20 ले आए हो पहले से, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जो अटेंड किया पेपर उसमें आप 20 लेके आ रहे हो, तो आपकी जो संभावना है कि आप 30 ऑफ 30 ला सकते हो। अब उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो और आपका ग्रो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन जाना कहाँ है, आपको यहाँ तक जाना है। तो इस वजह से आपको हेल्प चाहिए। अब हेल्प चाहिए तो कोई भी माध्यम हो सकता है। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, कोई फ्रेंड है उसकी हेल्प ले सकते हो, कोई नोट्स है उनकी हेल्प ले सकते हो। तो जिसकी भी आपने हेल्प ली, तो जो हेल्प होती है वो कहलाती है आपकी स्कैफोल्डिंग, और जिससे भी आप हेल्प ले रहे हो तो वो आपके लिए हो जाता है MKO। लेकिन आपकी जो संभावना थी कि आप यहाँ तक ग्रो करोगे, ठीक है, यानी खुद से तो आपकी संभावना थी कि आप यहाँ तक ग्रो कर पाए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मेरी ग्रो जो है यहाँ तक भी हो सकती है, आपकी संभावना है। तो जो संभावना है, ये जो क्षेत्र रहा इस बीच दौरान का, इसको कहते हैं ZPD, यानी जो संभावना थी कि आप खुद से यहाँ तक कर पाए, और आपकी हेरिडिटी और आपको लगता है कि मेरी संभावना है मैं यहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ। तो जो ये बीच का दायरा है, ये जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं ZPD। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका आंसर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि आपकी संभावना है कि आप यहाँ तक ग्रो करोगे, और उसके दौरान जो हेल्प दी जा रही है उसी को क्या कहते हैं, यानी जो हेल्प दी गई वो जो क्षेत्र है उसको कहते हैं ZPD। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 20। इसमें बात कही गई है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण डैश अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, यानी जो लर्निंग हो रही होती है प्रोग्रेस क्लासरूम में, तो जो मूल्यांकन होगा यानी जो एवोल्यूशन होगा वो क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, ये 20 जो क्वेश्चन है इसमें पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहतर सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो ये कहना गलत होगा। आप बच्चे को लेबल नहीं कर सकते कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है या फिर ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला है बेहतर महत्वपूर्ण, यानी जो है बेहद
महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की जो है समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। तो इसमें आपका जो है 20 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। आपको समझ में आएगा कि बच्चे कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं और बच्चे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसे करेंगे, अपने मेथड में परिवर्तन लाएंगे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, और आप ये भी देखेंगे कि बच्चे की कौन सी सब्जेक्ट वीक है और कौन सी बच्चे की सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग है। तो ये सब कुछ जो आपको पता चल रहा होता है एनालिसिस के ही माध्यम से चलता है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ और आपके एग्जाम में 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप एनालिसिस करोगे कि हाँ 30 ऑफ मैंने कितने अटेंड किए। हो सकता है आपने 30 में 30 अटेंड ना किए हो, ठीक है, तो आपने 30 में कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और उसमें से कितने आपके सही हो पा रहे हैं, फिर कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, और कौन से टॉपिक, यानी क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस के हैं तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन जो है इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, और सीटेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है। तो आपको एक ये आइडिया मिल रहा होता है कि हाँ मैं एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप ये समझते हो कि हाँ कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन मेरा वीक है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कौन से टॉपिक से जो था मेरा क्वेश्चन सही हुआ है, और कौन सा टॉपिक मेरा जो है अच्छा है। जैसे वाइगोस्की से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे कि हाँ मेरा वाइगोस्की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। लेकिन जीन प्याजे से भी क्वेश्चन थे, अगर आपने नहीं कर पाए तो आप समझोगे कि हाँ जीन प्याजे से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मुझे फिर से वो थ्योरी जो है वो पढ़ने की जरूरत है। तो एनालिसिस करने से ये सब कुछ आपको पता चल रहा होता है। एनालिसिस किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप खुद से अगर यही नहीं कर पा रहे हैं, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर आप एनालिसिस करोगे तभी जाके सब कुछ पता चलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लास्ट में अपना कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप मेंशन नहीं कर सकते तो खुद से एनालिसिस कर लीजिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितना मैंने अटेंड किया है, ठीक है। तो इस वजह से एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस कर लेंगे, मान लीजिए क्लास अटेंड की आपने और आपने यहीं पे एनालिसिस कर लिया है, तो आपको हेल्प मिल जाती है कि आपकी जो आपको पढ़ना है वो कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो मूल्यांकन है, जो एनालिसिस हो रहा होता है, एवोल्यूशन जो हो रहा होता है, उससे टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है और कहाँ पे बच्चे को दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यानी कि जो मूल्यांकन, इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे के साथ साथ टीचर, यानी टीचर अपने मेथड में कैसे परिवर्तन लाए। यानी अगर बच्चे का ग्रो नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है टीचर के मेथड में परिवर्तन लाने की जरूरत हो। तो इससे ये भी पता चल रहा होता है, यानी इवोल्यूशन से ये भी पता चलता है, बच्चे का तो ग्रो पता ही चल रहा होता है, बच्चे का एनालिसिस तो हो रहा होता है, साथ ही साथ टीचर का भी एनालिसिस हो रहा होता है। टीचर की यानी जो लर्निंग हो रही होती है, यानी जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा है या नहीं है, टीचर जो है अच्छे से बच्चे को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, टीचर जो हर बच्चे को जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को या फिर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एवोल्यूशन के माध्यम से पता चलती हैं। मूल्यांकन के दौरान आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ बच्चे के बारे में पता चलता है, मूल्यांकन के दौरान आपको टीचर के बारे में भी पता चल रहा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात जो कही गई हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है, यानी मल्टी इंटेलिजेंट जो दिए गए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट जो इन्होंने थ्योरी दी है, इसमें आपको मैच करना है कि कितने किस प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बुद्धि के प्रकार और अंत स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं, अंत स्थित जो अनुपालन संभावना है, तो आपका भाषिक जो है, यानी कि जो भाषिक बुद्धि है, इसमें आपका मूर्तिकार होगा, या फिर शारीरिक गति संवेदना जो है वो खिलाड़ी होगा। यानी कि इसमें जो दिए गए हैं सामने सामने, इसमें से आपको ये बताना कौन सा जो है वो सही है। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में होती है, या फिर अंतरावैयक्तिक जो होती है विक्रेता में होती है। यानी इंट्रापर्सनल जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, विक्रेता में। यानी खुद को समझने की जो बुद्धि क्या विक्रेता में होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में भी नहीं होती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो अलग लेवल के होते हैं। शारीरिक गति जो है संवेदना खिलाड़ी में होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है कि हमारा शरीर जो है
कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको मूव कराना है, कैसे क्या एक्टिविटी करानी है, तो सब खिलाड़ी को समझ में आ रहा होता है। वो खिलाड़ी जो होता है इसका अगर फिजिकल अच्छा नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ग्रो नहीं हो पाया है, तो वो मतलब अच्छे से खेल नहीं पाएगा, अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो आपका 2 ऑप्शन से होगा। भाषाई बुद्धि मूर्तिकार में नहीं होती। ये क्या है, जो मतलब नेता लोग होते हैं उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी कहना आपका गलत होगा। स्थानिक बुद्धि जो होती है मूर्तिकार में पाई जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको कैसे मूर्ति को शेप और साइज देना है, कैसे इसकी नाक बनानी, कान बनाने, कैसे इसके हाथ बनाने, और इतने ही मतलब जगह पे हमको सारा लुक जो है वो दे देना है मूर्ति का। तो ये मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, लेकिन जो भाषिक बुद्धि जो होती है वो मूर्तिकार में नहीं होती। ये क्या है, नेता लोगों में पाई जाती है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 22 पे। 22 जो है इसमें बात कही गई लेव वाइगोस्की के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, या फिर स्कीमा के परिकंपन से, यानी स्कीमा के जो है आपका मेचुरेशन परिपक्वता से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, या फिर बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो 22 का थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार पूछा है। और वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, यानी जो आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, उसमें इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। यानी लैंग्वेज को इन्होंने एक बहुत अच्छा टूल माना, कि जो लैंग्वेज होता है उसी के माध्यम से हम हर चीज़ें सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज के माध्यम से जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होता है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो थ्योरी है सोशल कल्चर अप्रोच, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनकी जो थ्योरी है पूरी क्या है, समाज पर ही घूमती है। सभी इसी के अराउंड जो है, समाज हो गया, कल्चर हो गया, जो लैंग्वेज है, सब इसी के अराउंड घूमती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है 23। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, यानी कि जो बाल केंद्रित कक्षा है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होती है, उसमें इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, उसमें क्या बताया गया, कौन सी विशेषता है। तो 23 जो है इसमें फर्स्ट है बच्चों के विकास को निर्देशित करने के लिए जो अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। यानी बच्चे का जो व्यवहार है आप उसको डायरेक्शन अगर देंगे तो पनिशमेंट देंगे, तो ऐसा तो आपको पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चे को क्या है, आज की डेट में एनसीएफ भी कहता है कि हमको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, अध्यापक जो है लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो 23 जो है इसमें आपका 2 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जा रही, बच्चे को सेंटर में रखना है। यानी कि बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए है, सॉरी, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, बच्चा जो सिस्टम के लिए नहीं है। यानी मान लीजिए अगर बच्चे की लर्निंग अच्छी नहीं हो रही तो आप अपने सिस्टम में परिवर्तन लाएंगे, आप अपने मेथड में परिवर्तन लाएंगे। ये नहीं कि बच्चे में आप परिवर्तन ला रहे हैं, बच्चे को थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो आप कहेंगे जाओ चश्मा लगवा के आओ, ऐसा नहीं। बच्चे को थोड़ा आप आगे बैठा लेंगे, ब्लैक बोर्ड पे जो है आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे में परिवर्तन हमको नहीं करना है। बच्चा जो है, यानी जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होती है वो यही कहती है कि हमको बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो भी चेंजमेंट आने हैं अपने इन्वायरमेंट, वो अपने मेथड में परिवर्तन लाना है, अपने सिस्टम में जो है चेंज लाना है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे को हमको सेंटर में रखना है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमको सारी एक्टिविटी करानी है, बच्चे को जैसे समझ में आए। खेल के माध्यम से समझ में आ रहा है तो आप खेल के माध्यम से पढ़ाओगे, एक्टिविटी करा के समझ में आ रहा है, प्ले ग्रुप करा के समझ में आ रहा है, अगर आसपास संभावना है तो आप कोई फील्ड ट्रिप पे भी ले जा सकते हो। तो बच्चे को जैसे समझ में आ रहा है वैसे उसको पढ़ाना है, वैसे उसकी लर्निंग करवानी है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम यही कहता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करते हैं। तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप बच्चे को लर्निंग नहीं करा सकते बच्चे की। ठीक है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को क्या है, हमको अलग थलग नहीं करना है। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 2 ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बच्चे का जो है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो रहा है, तो सांस्कृतिक जो उपकरण है, यानी कल्चर जो टूल्स हैं, वो कैसी भूमिका निभाएंगे।
तो पहला है, मतलब किसने ये कहा है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें जो कल्चर टूल्स हैं उनकी क्या भूमिका है। तो आपके बंडूरा ने कहा, या फिर स्कनर ने कहा, या फिर लेवाइगोस्की, या फिर जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही कहा है कि बच्चे का जो संज्ञान है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसमें कल्चर टूल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा रहा है ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं अगर बच्चे का इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया जाएगा, मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है बच्चे का, तो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से भी अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे पियाजे कहते हैं कि बच्चे का इन्वायरमेंट नहीं, बच्चे का जितना डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से वो ग्रो करेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बच्चे का डेवलपमेंट जो स्टेजों में डिवाइड किया। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे सब शिक्षित व्यक्ति रहते हैं, तो बच्चा उम्र के हिसाब से भी बेहतर ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता कम करने और विकास के जो है विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसमें आपका 25 है, फर्स्ट है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, यानी एक ही लिंग के अगर आप मतलब बना रहे हो कि लड़कियां ही लड़कियां एक समूह में, लड़के लड़के एक समूह में, तो इससे क्या है, कोई संभावना नहीं होगी। इसमें क्या है, जेंडर जो रूढ़िबद्धता जो बनी आ रही है उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। अगला है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही बात है कि क्या कर रहे हो आप, लड़की लड़के को एक में इंक्लूड कर रहे हो, आप उनको एक समूह में बैठा रहे हो, फिर उस पर क्या चर्चाएं कर रहे हो कि क्या जो सदियों से बनी आ रही धारणाएं हैं ये सही हैं, इसको हमको आगे जो अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो हर बच्चा अपनी उस पर राय देगा, और साथ ही साथ जिस बच्चे में धारणाएं बनी होंगी, मान लीजिए उसके इन्वायरमेंट में ऐसा बिहेव किया जा रहा होगा कि तुम तो लड़की हो तुम घर में रहो, तुम लड़के हो तो क्या हुआ तुम बाहर का काम करो, तुम लड़के हो तो ये कर सकते हो, तुम लड़कियां हो तो ये काम नहीं कर सकते। तो अगर बच्चे बच्चे के इन्वायरमेंट में भी ऐसा बिहेव हो रहा होगा तो बच्चे की थिंकिंग में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, अगर क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है फिर धीरे धीरे क्या है, वो भी इसके प्रति अवेयर होंगे, वो भी जो है इसको चुनौती देंगे, वो अपने फ्यूचर में ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। तो क्लासरूम में हमको इस पे क्या चर्चाएं करनी है, और मिश्रित यानी कि जो मिश्रित लिंग वाले यानी लड़के भी और लड़कियां भी सबका समूह एक साथ बनाना है। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लिंगों के जैसे, मतलब लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें जो है स्वीकार करना। तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि आप उसकी अपेक्षा करेंगे, फिर क्या कर रहे हैं आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। समाज में चिन्हित जो है लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, तो ये भी आपको नहीं करना है, आपका ऑप्शन जो है वो 2 सही हो जाएगा। अगर आप क्लासरूम में सब चर्चाएं कर रहे हो तो जो जेंडर रूढ़िबद्धता बनी हुई है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है बच्चे में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश डैश समझाना चाहिए, यानी जो मल्टीपल जो लैंग्वेज होती है उसको क्लासरूम में आपको कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो एक समस्या है, या फिर एक व्यवस्थागत मुद्दा है, या फिर एक गुण और साधन है, या फिर एक रुकावट है। तो 26 का आपका थर्ड ऑप्शन होगा, एक गुण और साधन है, यानी मल्टीपल अगर लैंग्वेज है क्लासरूम में तो एक साधन है, एक रिसोर्स के रूप में आप उसको ले सकते हैं, एक गुण है क्योंकि हर बच्चे की लैंग्वेज तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जैसी हो, क्योंकि 30 बच्चे क्लासरूम में हैं तो 30 जगह से आए हुए हैं, ये तो नहीं कि वो एक ही घर से आ गए हैं सारे 30 के 30 बच्चे तो उनकी लैंग्वेज एक ही जैसी होगी, ऐसा तो नहीं है। 30 बच्चे 30 जगह से आए हुए हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज होगी। और क्लासरूम में अगर बहुभाषिकता है तो बहुत अच्छी बात है, हर बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज सीखेगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा, और हर बच्चे की जो कल्चर है, जो बिहेवियर है वो होगा। तो अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार की लैंग्वेज है तो बहुत अच्छी बात है, हर बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज सीखेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो एज अ टीचर के रूप में आपको क्या करना है, एक साधन के रूप में इसको प्रयोग करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि क्लास में आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें कि हर बच्चा जो है इसको इंक्लूड कर पाए, हर बच्चा जो है वो समझ पाए। ठीक है, ये नहीं किसी बच्चे की लैंग्वेज को आप नकार रहे हो, किसी बच्चे की लैंग्वेज को आप अहमियत दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सभी बच्चे को साथ लेना है। कोशिश ये करनी है कि हम सभी बच्चे की जो लैंग्वेज है वो जो है ऐड कर पाएँ, इंक्लूड कर पाएँ। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बहुभाषिकता को क्या करना है, एक गुण और एक साधन के रूप में लेना है, एक रिसोर्स के रूप में लेना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 जो है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, यानी जो गिफ्टेड बच्चे हैं और साथ ही साथ जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस हैं, तो उनके जो मतलब उनको किस प्रकार से जो है संबोधित आप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा करके, यानी अगर आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो आप उनको विशिष्ट निर्देश देंगे, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा दे करके, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके, या फिर वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बच्चे को क्या करना है, अगर बच्चे या जो मतलब प्रतिभाशाली और गिफ्टेड बच्चा जो है, क्रिएटिव बच्चा है, उसको क्या करेंगे आप, चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे। मान लीजिए अगर गिफ्टेड बच्चा है तो आप उसको चुनौतीपूर्ण चैलेंजेस काम देंगे तो वो करेगा, और क्रिएटिव बच्चा होगा वो भी कर लेगा। और क्या है, बच्चे में निरसता को दूर करने की क्रियाकलाप जो है, क्रियाकलाप दे करके। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चा अगर आप उससे चुनौतीपूर्ण काम दे रहे हैं, चैलेंजेस जो है टास्क दे रहे हैं, तो बच्चा वो करने की कोशिश करेगा और कुछ नया सीखेगा, कुछ नया क्रिएट करने की भी कोशिश करेगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से, या फिर उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, या फिर उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, या फिर पूर्ण शारीरिक जो है स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो बात जो कही जा रही है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान, यानी जिनको क्या है, डिसलेक्सिया है, यानी जिनको पढ़ने में समस्या हो रही है। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से पहचान आप कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको डिसलेक्सिया होगी तो वो रुक रुक के पढ़ेंगे, उनको क्या है मतलब 6 को 9 पढ़ देंगे, बी को क्या है वो डी पढ़ेंगे। तो उनके पढ़ने से और लिखने से, यानी जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, तो पढ़ने और लिखने से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया है या फिर डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कौन सा पठन वैफल्य है। अगला है 29, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कौन सी सामग्री जो है उपयुक्त नहीं है। तो पहला है, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, या फिर छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, या फिर बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, या फिर त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो बात जो कही जा रही, आंतरिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि मान लीजिए बच्चे को देखने में समस्या हो रही है, तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है इसमें प्रयोग नहीं कर सकते, वो मतलब उसकी लर्निंग को बेहतर नहीं कर पाएगी। तो इसमें आपका सिंपल सा 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि छोटी मुद्रा वाली अगर कार-शीट दे रहे हैं तो बच्चे को पहले ही देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, और आपने पहले ही मतलब छोटी मुद्रा वाली कार-शीट दे दी तो बच्चे को और दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, यही सामग्री जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कोशिश करें कि मतलब बोलती बुकें जो भी स्पर्श सूचना पट का प्रयोग करें, बड़े आकार की जो मुद्रित पुस्तकें उनका प्रयोग करें। तो इसमें आपका जो है नहीं करना है, क्योंकि आपका पूछा है निगेटिव, तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, यानी मुद्रित जो है मुद्रा वर्कशीट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन लास्ट, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। तो अंतर्निहित विचार कौन से हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, या फिर दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, या फिर बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, या फिर बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो यही कहती है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसा भी दिखता हो, क्या उसका कल्चर रहा है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, कोई मैटर नहीं करता। आपको इससे कुछ भी इसको बच्चे को जज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, क्लासरूम में हर बच्चे को हमको इंक्लूड करना है, वो कैसा भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, और साथ ही साथ हमको हर बच्चे की नीड के अनुसार जो है हमको प्रोग्रेस करना है, नीड के अनुसार उसको हेल्प करनी है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो आपका 2 सही हो जाएगा, कि दार्शनिकता
के दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पे आपका एनसीएफ भी जोर देता है और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही कहता है कि हर बच्चे को हमको इंक्लूड करना है। इसीलिए आपने देखा होगा हर स्कूल में क्या है, यूनिफॉर्म डिसाइड की गई है। यूनिफॉर्म से क्या है कि हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस करेगा, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसकी कोई भी स्थिति रही हो। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि 30 में आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और आपके कितने सही हो पा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत हुई है, कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत नहीं हुई है। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि सीडीपी जो है वो पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो मतलब मैं पेपर 1 के भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, पेपर 2 के भी क्वेश्चन जो है हल करवाती हूँ। तो ये क्लास जो है दोनों के लिए हेल्प करेगी। आप ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 के लिए है या फिर पेपर 2 के लिए, ये दोनों के लिए हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो क्लासेस टाइम से मिलती रहे एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्म जो है टाइम से मिल जाती है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे एंड आपको क्लासेस भी मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।